हे एवरीवन, you're watching Current Eva Web. लास्ट वीडियो में हमने स्त्रीधन को समझा था. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स एस्टेट अंडर द हिंदू लॉ. ऑल्सो वी हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. करंट ईवा की अब एक वेबसाइट भी है. तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम वीडियोस में समझते हैं, अब उनके सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे उसी वेबसाइट पे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टैप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड लेट अस नो. So coming back to the topic, the ambit of women's estate or property. ये डील करता है एक हिंदू फीमेल के लिमिटेड राइट्स एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि पहले था, विच वॉज रिपील्ड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. इसी वजह से सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट ये एक हिंदू फीमेल को एब्सोल्यूट ओनरशिप प्रोवाइड करता है ओवर हर प्रॉपर्टी. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 14 क्लॉज 1 ये डायरेक्टली स्टेट करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक फीमेल हिंदू के पोजेशन में हो, वेदर अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, वो उस प्रॉपर्टी की फुल ओनर रहेंगी और एक लिमिटेड ओनर नहीं रहेंगी. जनरल लैंग्वेज में समझें तो इट डील्स विद द राइट्स ऑफ वुमेन, हिंदू फीमेल के अधिकार से, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सके किसी भी वक्त पे, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके या डिस्पोज कर सके अकॉर्डिंग टू हर विशेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. ये एक्ट क्यों लाया गया था? 4 चीज़ें हैं इस पे काउंट करने के लिए. सबसे फर्स्ट, क्योंकि पहले के ज़माने में एक हिंदू वुमेन को लिमिटेड ओनर माना जा रहा था उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, तो उस डिसेबिलिटी को हटाने के लिए और एक फीमेल हिंदू को अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बनाने के लिए इसे लाया गया. सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी एक हिंदू वुमेन के पास प्रॉपर्टी हो ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और वो उसकी लिमिटेड ओनर थी, तो उस लिमिटेड ओनरशिप को एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए. थर्ड पॉइंट आ जाता है कि मान लीजिए किसी हिंदू वुमेन की डेथ हो जाती है बिफोर शी मेक्स हर विल, तो उस प्रॉपर्टी को सक्सेशन के थ्रू उनके खुद के हेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए लाया गया था. Coming to the last point, fourth point, this implemented the concept of Indian Constitution of equality of genders, that is sexes. Coming to the meaning of property, section 14 के clause 1 में expression use हुआ है any property. तो any property term include करता है हर तरीके की, हर तरह की property, includes movable और immovable property. अब सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अलग अलग हैं. वी हैव अराउंड 11 सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स एस्टेट, जिसमें सबसे पहला आता है बाय इनहेरिटेंस, सेकेंड बाय डिवाइस, थर्ड एट अ पार्टीशन, फोर्थ मेंटेनेंस के फॉर्म में मिली गई हो, फिफ्थ एरियर्स ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में मिली गई हो, सिक्स्थ एक गिफ्ट मिला हो फ्रॉम एनी पर्सन, चाहे वो शादी के बाद मिला हो या पहले, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, सेवेंथ बाय हर ओन स्किल और एक्सर्शन, एट्थ वो खुद ने खरीदी हो बाय परचेज, नाइन्थ बाय प्रिस्क्रिप्शन, टेंथ इन एनी अदर मैनर, और 11th कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड थी एज अ स्त्रीधन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ पोजेशन. तो सेक्शन 14 तभी अप्लाई होता है जब एक हिंदू वुमेन के पास प्रॉपर्टी का टाइटल तो है ही, लेकिन साथ में दी ज्यूरी पोजेशन भी हो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. कोर्ट्स ने पोजेशन, द टर्म पोजेस्ड को ज़्यादा जोर दिया है ताकि वो मैक्सिमम इफेक्ट डाल सके टू द सेक्शन एंड देयर बाय बेनिफिट द विडो. अब जब हम पोजेशन की बात करते हैं तो 2 चीज़ें नेसेसरी हो जाती है. सबसे पहले राइट टू पोजेशन होना चाहिए और दूसरा पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली. अब प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजेशन मतलब फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए प्रॉपर्टी पे. अब कंस्ट्रक्टिवली देखें तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एक ऐसी लीगल सिचुएशन है जहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का फिजिकल कंट्रोल या फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा प्रॉपर्टी पे, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल उनके हाथ में अभी भी होगा. इसी वजह से इट इज़ ऑफन नोन एज पोजेशन इन लॉ एंड नॉट अ पोजेशन इन फैक्ट. Now coming to the exceptions, section 14 clause 1 डायरेक्टली ये स्टेट करता है कि एक फीमेल ओनर के पास एब्सोल्यूट राइट्स रहते हैं टू सेटल द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ हर विशेस. लेकिन सेक्शन 14 क्लॉज 2 इसी में कुछ एक्सेप्शंस लगाते हैं. क्या एक्सेप्शंस लगाते हैं कि जब वो अपनी प्रॉपर्टी सेटल कर रही हैं अपने मुताबिक, उनमें कुछ प्रॉपर्टी इस चीज़ में शामिल नहीं है. अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहला बाय वे ऑफ गिफ्ट.
ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो उन्हें मिली हो बाय अ वे ऑफ गिफ्ट या अंडर अ विल या अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट, अंडर एन अवार्ड या कोई और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उन्हें जो भी प्रॉपर्टी मिली हो वो अपने मुताबिक उसे डिस्पोज या सेटल नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू। तो सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड करता है अबाउट सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक हिंदू वुमेन के पास हो और वो अपनी विल बनाने से पहले दुनिया से चले जाएं, दैट इज शी डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, तो उसमें जो सक्सेशन होगा उसकी प्रोविजंस क्लियर करने के लिए सेक्शन 15 लेज डाउन सम रूल्स। तो सेक्शन 15 तभी अप्लाई करता है जब एक हिंदू वुमेन अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर रही हुई है, एब्सोल्यूट ओनरशिप थी, ना कि ओरिजिनल हिंदू लॉ के अंडर जब वो लिमिटेड ओनर रही हुई थी। तो ये सेक्शन डिवाइड करता है हेयर्स ऑफ हिंदू फीमेल को 5 क्लासेस में और प्रॉपर्टी को 3 क्लासेस में। सो लेट्स टेक अ लुक ओवर दीज क्लासेस। अब जैसे आप फ्लो चार्ट पे देख सकते हैं देर आर 5 क्लासेस ऑफ हेयर्स ऑफ हिंदू फीमेल, जिसमें फर्स्ट क्लास में देर आर सन्स एंड डॉटर्स, चिल्ड्रन ऑफ फ्री डिसीज सन और डॉटर और हस्बैंड। सेकेंड में देर इज हेयर ऑफ हस्बैंड, थर्ड क्लास में मदर और फादर, फोर्थ क्लास में हेयर ऑफ फादर मतलब पेटर्नल साइड और फिफ्थ क्लास में मेटर्नल साइड मतलब हेयर ऑफ मदर। नाउ लेट्स डिग अ बिट डीप इनटू दिस। नाउ फर्स्ट क्लास ऑफ हेयर्स में पहले 2 वर्ड्स थे सन और डॉटर। तो ये दोनों वर्ड्स इंक्लूड करते हैं नेचुरल और अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन जिनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, जो कि उनके शादी के बाद हुए होंगे, और इसमें इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी शामिल है बट नॉट स्टेप चिल्ड्रन। स्टेप चिल्ड्रन इस चीज़ में शामिल नहीं है। सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं द वर्ड चिल्ड्रन इन द एक्सप्रेशन द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, जो कि सेक्शन 15 क्लॉज 1 में इस्तेमाल हुआ है। इसमें चिल्ड्रन का मतलब होता है कोई भी फर्स्ट जनरेशन, नॉट ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज सन और डॉटर ऑफ अ फीमेल बट ऑल ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि एक वैलिड मैरिज से हुए हों, नॉट अवॉइडेबल मैरिज, और हिंदू बाय बर्थ हो, तो ये बच्चे भी इस परव्यू में शामिल हो जाते हैं, मतलब इस प्रोविजन में इंक्लूड हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ हेयर्स में हमने लास्ट वर्ड देखा हस्बैंड। तो हस्बैंड अगर किसी प्रॉपर्टी को, हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहें तो 4 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि जब हिंदू वुमेन की डेथ हुई हो तब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन एक वैलिड मैरिज के थ्रू ही रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि कोई भी एक डिवोर्सी या जिसकी मैरिज नल और वॉइड डिक्लेयर कर दी गई थी वो इस प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि कोई भी हस्बैंड, मान लीजिए उन्होंने ऑब्टेन किया हो डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन, उन्हें प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिलेगी तब जब उनका डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन डिक्री ऑफ डिवोर्स में तब्दील ना हुआ हो। फोर्थ और लास्ट पॉइंट कि कोई भी एक ऐसे हस्बैंड जो कि अलग रह रहे हो, लिविंग सेपरेटली डेथ से पहले, उन्हें भी इस प्रॉपर्टी का एंटाइटलमेंट मिल सकता है क्योंकि उनका लीगल रिलेशनशिप एज अ वाइफ एंड अ हस्बैंड वो खत्म नहीं हुआ था। अब जब क्लास 1 ऑफ द हेयर्स को प्रॉपर्टी पास नहीं हो पा रही है तो प्रॉपर्टी पास होगी सेकेंड क्लास में, दैट इज हेयर्स ऑफ द हस्बैंड में। एंड सिंस द प्रॉपर्टी इज डीम टू बी ऑफ हर हस्बैंड, तो जो इनहेरिटेंस रहेगा रिगार्डिंग सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल वो डिटरमिन होता है बाय सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। थर्ड क्लास में आके देखें तो वर्ड्स फादर एंड मदर इंक्लूड करता है नेचुरल पेरेंट्स एज वेल एज अडॉप्टिव पेरेंट्स, लेकिन स्टेप पेरेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब जो फादर्स विडो है वो भी एंटाइटल रहेंगी ऑफ द सक्सेशन, लेकिन वो 4th क्लास में शामिल है। एक स्टेप फादर इसमें शामिल कोई भी क्लासेस में शामिल नहीं है। मदर में इंक्लूड होता है बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट मदर। अगर फादर और मदर दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो भी प्रॉपर्टी का एंटाइटलमेंट उन्हें पास होगा। अब आ जाते हैं 4th क्लास में। तो क्योंकि हेयर्स ऑफ फादर की बात करता है 4th क्लास, इस वजह से जो मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट ये इनकी प्रोविजंस डिटरमिन करेगा। खास बात इसमें ये है कि कोई भी स्टेप मदर जिनकी शादी हुई हो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट वो एंटाइटल्ड नहीं है और वो फादर्स हेयर में नहीं शामिल है, इस वजह से प्रॉपर्टी उन्हें नहीं पास ऑन होगी। 5th क्लास में आ जाते हैं द वर्ड मदर। अब इसमें इंक्लूड होता है नेचुरल मदर, अडॉप्टिव मदर, इलेजिटिमेट मदर, स्टेप मदर इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 कैटेगरीज ऑफ फीमेल हेयर प्रॉपर्टी, जिसकी सक्सेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला, प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिट की गई हो बाय द हिंदू फीमेल आइदर फ्रॉम हर फादर और मदर। सेकेंड, प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई हो जो कि मिली हो फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ। एंड थर्ड, प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, जिसकी वो एब्सोल्यूट ओनर हो, या कोई भी और सोर्स से प्रॉपर्टी मिली हो जिसमें वो एब्सोल्यूट ओनरशिप एंजॉय कर रही होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। तो सबसेक्शन 1 में जो जनरल रूल है उसी का एक्सेप्शन है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। तो इसमें प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे एक हिंदू वुमेन के पास उनका खुद का बेटा या बेटी नहीं होता है फॉर द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बात करता है उन सारी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि इनहेरिट की गई है बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर। वो सारी प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएंगी बाय द हेयर्स ऑफ द फादर अगर इन द एब्सेंस ऑफ द हेयर्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। वहीं पे क्लॉज बी स्टेट करता है कि सारी प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिट की गई थी बाय द फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ, तो वो सारी प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएंगी बाय द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड इन द एब्सेंस ऑफ हेयर्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। अब इसमें खास बात ये कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो उन्होंने खुद से कमाई थी वो एक ऐसे मैनर में डिवॉल्व होगी, डिवॉल्व मतलब ट्रांसफर होगी टू द future generation according to the provision of subsection 1 of section 15 of the act. Now let's come to the order of succession. तो section 16 provide करता है for the order of succession and manner of distribution among heirs of the female Hindu. तो section 16 में जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो सप्लीमेंट्री हैं टू द जनरल प्रोविजंस जो कि दिए गए हैं section 15 के अंदर। तो रूल 1 में आ जाते हैं। रूल 1 में 3 चीज़ें दी गई है। सबसे पहली कि जो फर्स्ट क्लास के हेयर्स हैं दे शैल बी प्रिपेयर्ड एंड टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल हिंदू साइमल्टेनियसली। सेकेंड पॉइंट, जब फर्स्ट क्लास के जो हेयर्स हैं उनमें प्रायर एंट्री मतलब सबसे पहले लिखे हुए हेयर्स की इनकेपेसिटी है, उनकी इनकेपेबिलिटी है टू सक्सीड द प्रॉपर्टी, तभी जो आगे लिखे गए हैं आगे मेंशन्ड जो हेयर्स हैं उन्हें एंटाइटलमेंट मिलेगा टू सक्सीड द प्रॉपर्टी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट एंट्री है, जो फर्स्ट मेंशन्ड हेयर है वो अकेले हो और वो ही केपेबल हो टू टेक द प्रॉपर्टी, तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी और बाकी जितने हेयर्स दिए गए हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे फ्रॉम द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। रूल 2 में आ जाते हैं, जब सन और डॉटर ऑफ अ हिंदू वुमेन उनके एक्सपायर होने से पहले ही एक्सपायर हो जाएं और जो एंटाइटलमेंट रहेगा प्रॉपर्टी का उनके बच्चे जिंदा हों तो जितना शेयर सन और डॉटर को रहेगा उतना ग्रैंड चिल्ड्रन को चले जाएगा, ना कि भाई बहनों को जो कि जिंदा है उनको जाएगा। भाई बहनों को अपना शेयर मिलेगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी, लेकिन जो बेटा या बेटी जिसकी डेथ हो चुकी है उनके बच्चों को उनके माँ बाप का शेयर मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट इस चीज़ को डायरेक्टली स्टेट करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक वुमेन के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी पर ट्राइब एंड नॉट पर कैपिटा, मतलब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल शेयर्स में होगा अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन। अब जैसे कि किसी चाइल्ड मतलब बेटा या बेटी की डेथ हो चुकी हो और उनके बच्चे मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन अवेलेबल हो तो उस पर्टिकुलर शेयर जो इक्वल शेयर बट चुके हैं उसमें से पर्टिकुलर शेयर का इक्वल बटेगा ग्रैंड चिल्ड्रन में। इसी वजह से थर्ड पॉइंट ये स्टेट करता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा ऑफ अ फीमेल हिंदू तो उनके सारे बच्चों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा आइदर डेड और अलाइव। तो अगर कोई बच्चा जिसकी डेथ हो चुकी है उनके बच्चों को ये प्रॉपर्टी इक्वल शेयर्स में बांटी जाएगी। रूल 3 एक क्वेश्चन का आंसर करता है कि जब हिंदू वुमेन की डेथ हो चुकी है तो प्रॉपर्टी कैसे डिसेंड होगी इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी पासिंग टू द हेयर्स मेंशन्ड इन क्लास बी, डी एंड ई। इसमें भी 3 कंडीशंस दिए गई हैं। इसी वजह से सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट ये प्रोवाइड करता है 3 रूल्स जो रेगुलेट करते हैं प्रेफरेंसेस अमंग द हेयर्स 5 क्लासेस में 5 एंट्रीज में एंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स ऑफ ईच एंट्री और क्लास। Coming to the last topic, the difference between स्त्रीधन and women's estate.
सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि स्त्री धन में वो सारी प्रॉपर्टी शामिल हैं जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू या पार्टीशन के थ्रू एक फीमेल हिंदू को मिली हो। वहीं पे विमेंस एस्टेट में वो सारी प्रॉपर्टी शामिल हैं जो कि एक्वायर की गई हो इन वेरियस वेज लाइक गिफ्ट्स फ्रॉम इन लॉज एंड हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकेंड पॉइंट देखें तो अंडर स्त्री धन फीमेल के पास एब्सोल्यूट पावर होता है ओवर द प्रॉपर्टी। शी कैन डिस्पोज और इवन यूज इट अकॉर्डिंग टू हर ओन विल। वहीं पे विमेंस एस्टेट में फीमेल के पास लिमिटेड पावर है ओवर डिस्पोजल ऑफ हर प्रॉपर्टी। Her right of alienation was circumscribed by legal necessity or benefit of the state. Coming to the last point, under स्त्री धन जब फीमेल की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी रहेगी that does not go to her heirs but to the heirs of the last male holder. Whereas women's estate में जब फीमेल की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी रहती है that is passed on to her own heirs. So that's the end of our video. If you liked our video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos.